फाइन। सो आप सबको कल एक प्लान मिल गया था प्रैक्टिस करने के लिए, किस किस ने ट्राई किया? ब्रीफिंग कर देते हैं आज हम पुरुषार्थ की। बाकी इससे पहले जिन भी आत्माओं ने चार्ट सबमिट किया था, लगभग 9 आत्माओं ने चार्ट सबमिट किया है, जिसमें केवल एक बच्चे हैं जिन्होंने पूरा चार्ट भरा। आई डोंट नो वो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबको आपके सर्टिफिकेट्स मिल गए जिन जिन ने भेजा। बाकी जिन आत्माओं ने चार्ट भेजा, दैट्स रियली अमेजिंग, अच्छा काम किया हुआ है। तो एक बार आप सबके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग्स। बाकी जिन्हें नहीं भेजा है वो नेक्स्ट टाइम भेजेंगे। भेजोगे? सभी भेजेंगे इस बार, ताकि सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगी और उसको भले प्रिंट करके रख लेना, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट चार्ट समझा देते हैं, सभी अटेंशन दो अभी, और पढ़ाई को लेके थोड़ा सीरियस हो जाओ सभी के सभी। सो ये जनवरी में शुरू होने वाला चार्ट था, 2 जनवरी से 18 जनवरी तक ये चार्ट। सो इस चार्ट के अंदर बेसिकली 2 जनवरी को प्रैक्टिस करना था सेल्फ अवेयरनेस डे, मतलब खुद को कॉन्शियसनेस में, अपने को सोल कॉन्शियस होके प्रैक्टिस करना था। किसी ने ट्राई किया? उसमें सबसे पहले जो चार्ट भेजा गया है, जो हम स्क्रीन पे भी शो कर रहे हैं, सबको दिख रहा होगा ये, एक बार चेक कर लो इसको क्या है। तो 2 जनवरी को हमें प्रैक्टिस करना था कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं बॉडी से सेपरेट हूँ और हर सिचुएशन से अलग हूँ, अपने आप को साक्षी होकर देखना था। देन इसमें मैं शरीर और परिस्थितियों से अलग एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब जब भी आप नुमा शाम में बैठेंगे तभी भी आप सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? चार्ट लिख ले एक बार। और बाबा मुरली में बोलते हैं, देही अभिमानी अवस्था से ही सच्ची शांति मिलती है। तो जिनको ये लगता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है या मैं किसी भी तरह से शांति एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हूँ, तो ये उनके लिए है। वो लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमें लाइफ में कहीं ना कहीं वो शांति एक्सपीरियंस होगी, जब हम ड्रामा से और शरीर से डिटैच होके और सिचुएशन से डिटैच होके थोड़ा देखते हैं, ठीक है? पहली प्रैक्टिस ये है, और ये हमें करना है हर 1 घंटे में 30 सेकंड के लिए पोज लेके, हर 1 घंटे के बाद। एंड क्योंकि अव्यक्त मास है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? थम्स अप करो, है ना? हर 1 घंटे में थोड़ा एक्स्ट्रा पोज दे करके ये प्रैक्टिस करनी है, ओके? 30 सेकेंड्स के लिए बस, ऐसा नहीं हम बहुत ज़्यादा टेंशन देने कह रहे हैं, बस 30 सेकेंड्स के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जिससे क्या होगा? मेंटल क्लैरिटी होगी। जो लोग कहते हैं कि हमें कन्फ्यूजन रहती है, हमें समझ नहीं आती चीज़ें, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है? जिनको ऐसा रहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। पहले दिन पे ये चीज़ ख़त्म करनी थी, और अगर अभी तक आपने ये प्रैक्टिस नहीं की है तो अब कर लेना, ओके? अभी नुमा शाम है और टाइम बाकी है। थोड़ी देर भी अगर एक चीज़ प्रैक्टिस की जाएगी, और सोल कॉन्शियसनेस वाली बात तो एक ऐसी होती है जो हम कुछ सेकंड्स भी अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लेना तो बहुत ज़्यादा देर तक इन्फ्लुएंस रहता है उस चीज़ का, ओके? 3 जनवरी कल को क्या करेंगे? कल हमें प्रैक्टिस करना है, इंक्रीज़ करनी है अपनी पावर, याद की शक्ति को इमर्ज करना है, ठीक है? जिसमें हमें शिव बाबा से कंटिन्यूसली कनेक्ट रहने की कोशिश करनी है कि मैं ओशन ऑफ पीस हूँ, बाबा से कनेक्टेड हूँ और मैं आत्मा ओशन ऑफ पीस हूँ। क्या रिपीट करेंगे? आई एम एन ओशन ऑफ पीस। वेरी गुड। मैं आत्मा शांति की सागर हूँ और शिव बाबा से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है? याद का बल ही सबसे बड़ा बल है। तो अगर हम ये ताकत अपने अंदर भरेंगे कहीं ना कहीं, तो हमारे लिए आगे काम करना और आगे वर्कआउट करना थोड़ा इजी होगा। और इस प्रैक्टिस को भी आप हर घंटे में या हर कार्य से पहले 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ओके? दिख रहा है सबको? सबको कहते हैं ना कि बाबा से एक बार के लिए कनेक्ट करना है, ओके? इससे फ़ायदा क्या होगा? आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और भावनात्मक स्थिरता इंक्रीज़ होगी, जो कि इमोशनल स्टेबिलिटी है हमारे अंदर, वो इंक्रीज़ होती है। और ये चीज़ें हम आपको इसलिए रीज़न्स बताते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे अंदर कम होती है। आप रीज़न देख के ही उस चीज़ पे काम कर लो कि इससे मेरे अंदर ये स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होने वाली है, ये मेरा फ़ायदा है ना? आत्मा को अगर कोई रीज़न मिलेगा तो वो काम करेगी ज़्यादा अच्छे से, ओके? 4 जनवरी के लिए है प्योरिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की पवित्रता। मेरे विचार
पवित्र और ऊंचे हैं, मैं हायर कॉन्शियसनेस में रहती हूँ, ये चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या मैं पवित्रता की सागर हूँ, ये मुझे सबसे बड़ी अफर्मेशन लगती है, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। हम अपना सोचना तो सुधार ही सकते हैं ना। हम कहते हैं कि हमारे संस्कार बदलते नहीं हैं, संस्कारों पे काम नहीं करो, लेकिन अपने थॉट्स पे तो काम कर सकते हो ना, कि मैं क्या सोचने वाली हूँ फ्यूचर में, ये तो हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो इसमें हमें क्या प्रैक्टिस करना है 4 जनवरी को, कि मैं प्योरिटी की ओशन हूँ। व्यर्थ विचारों को रिप्लेस करना है, बाबा मेरे साथ है। इससे सोचो, अगर एक पिता आपके साथ है कंसिस्टेंट, उस एक दिन ये चीज़ प्रैक्टिस करना बस, कि आज के दिन बाबा मेरे साथ है, वो मेरे से कंबाइंड है। देखो लौकिक में भी होता है, जब फादर सामने हो या आसपास हो तो हम एक अलग तरह से वे बिहेव करते हैं। ऐसे नहीं हम कैसे भी उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। बड़ों के टाइम पे होता था ना, हमारे घर में आज भी होता है, अगर पापा आसपास है हम ऐसा नहीं होता हमारे घर में कि कैसे भी हम उठ रहे हैं बैठ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, हम बिल्कुल अटेंशन में आ जाते हैं जब तक वो सामने है, कम से कम कि ढंग से बैठना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, अटेंटिव रहना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं उनके आगे। तो ऐसा ये एक तरीका होता है अपने फादर को रिस्पेक्ट करने का। तो उस दिन आप ये सोचना है कि मेरे घर में भगवान है, आज वो मेरे साथ है या मैं उनसे कंबाइंड हूँ, तो उस दिन उस हिसाब से काम करना। ओके, कितने तारीख का प्लान है ये? 4 जनवरी का। इससे क्या होगा, आपका अपने खुद के विचारों पे नियंत्रण होगा और पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट होंगी, आपके घर में पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। ओके, कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ साइलेंस, शांति की शक्ति। ठीक है, शांति की शक्ति में आप क्या अभ्यास करेंगे कि साइलेंस इज माय ओरिजिनल नेचर। थोड़ा बहुत धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा नोट भी कर रहे हैं। ओके, शांति की शक्ति, साइलेंस इज माय ओरिजिनल नेचर। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है, मैं आत्मा शांति की सागर हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, या शांति मेरा मूल स्वभाव है। ऐसा कोई भी अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब हम आपको बार बार कहते हैं कि अफर्मेशन रिपीट करो, रिपीट करने का मतलब है अपने आप को याद दिलाना। ठीक है, वो चीज़ आप अपने आप को ही याद दिलाते हो। हम बहुत सारे कर्म करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। हम अपने लिए क्या करते हैं, ये चीज़ होती है अपने आप को दिखाने के लिए। पुरुषार्थ होता है पुरुष के अर्थ, मेरे लिए, मुझे खुद को दिखाना है। ठीक है, सो ये चीज़ ऐसे काम करती है कि जब आपको बोला जा रहा है कि ये अफर्मेशन है या ये प्रैक्टिस करो, मतलब आप खुद को ये बात बार बार बताओगे कि आप शांत स्वरूप हो, आप शांति आपकी ओरिजिनल नेचर है, यू आर पीसफुल। तो वो चीज़ अगर एक बार याद आएगी तो आने वाला बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है, आने वाले कुछ घंटों तक वो चीज़ का इफेक्ट रहेगा कि नहीं, जब मैं ओरिजिनली शांत स्वरूप हूँ तो आई शुड नॉट बिहेव लाइक एनीवन एल्स, या मैं रिएक्शन में नहीं आऊँगी बहुत जल्दी। ओके, बाबा कहते हैं कि शांति शब्द में नहीं, स्थिति से आती है। अगर मैं बोलूँ कि मैं धीरे बोलने लग जाऊँ, बस हो गई शांति घर में, ऐसा थोड़ी होता है। इधर शांति होनी चाहिए, है ना। अभी जैसे मैं धीरे बोल रही हूँ, लेकिन क्या पता मेरे अंदर हलचल हो, उससे शांति थोड़ी ना होनी है। आत्मा ने शांत होना चाहिए, तब जाके ऐसा होगा कि वो शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे और आप अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे बोल पाओगे। ओके, और जब हम बहुत ज़्यादा साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं या इस स्थिति में रहते हैं, उससे क्या होता है, उससे आपका अपने आप मौन शुरू हो जाता है। आपको मौन रखना नहीं पड़ता, बोलने का ही मन नहीं करता। ठीक है, उसमें आपको 5 तारीख को 10-10 मिनट के लिए मेडिटेशन भी करना है, यही साइलेंस का, कि आई द सोल इज सिटिंग इन द ब्रेन रूम एंड आई एम साइलेंट। क्योंकि आत्मा तो वैसे भी नहीं बोल सकती, वो तो केवल थॉट्स क्रिएट कर सकती है। तो अपने आप को वैसे देखने की कोशिश करना, जिससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और मेंटल हीलिंग होगी। ओके, कर सकते हैं। अब आप जिन जिन चीज़ों में हाँ कर रहे हो ना, वो करनी भी पड़ेगी। 6 जनवरी को प्रैक्टिस करना है डिटैचमेंट, न्यारेपन की स्थिति, कि मैं ट्रस्टी हूँ,
बॉडी से भी मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। इसे साक्षी होना कहते हैं एक तरफ से, डिटैच हो जाना बॉडी से, कि मैं इसमें केवल ट्रस्टी होके देखूँ कि यहाँ होने वाला सारा ड्रामा और ये शरीर मुझसे अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। उस स्थिति में स्थित होके देखना है। ट्रस्टी बनने से ही निश्चिंतता आती है। जिनको टेंशन रहती है वो ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेरा रोल है बस यहाँ पे, लेकिन मैं आत्मा अलग हूँ, ये ड्रामा अलग है, एक्चुअली मैं बस एक सोल हूँ यहाँ पे। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, जिनको मोह रहता है उससे डिटैचमेंट हो जाएगा, लाइटनेस फील होगी, हल्कापन महसूस होगा। ओके, तो जिनको भारीपन महसूस होता है वो ट्रस्टी होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, 7 जनवरी को प्रैक्टिस करोगे कि मैं आत्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि और समर्पित आत्मा हूँ, ठीक है। बाबा जानते हैं मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। ये चीज़ से अपने सारे वेस्ट थॉट्स को पॉज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे कि मुझे पता है कि ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ़ वी आर ब्राह्मण एंड इफ़ वी आर सरेंडर्ड, तो कहीं ना कहीं हमारे पास आने वाली हर सिचुएशन बाबा से अप्रूव होके आती है। बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ ऐसे हो गई और वैसे हो गई, पता नहीं कैसे होगी, मैं क्या करूँ, आपको पता होना चाहिए कि बाबा को पता है कि आपके पास एक सिचुएशन आई है। अगर आपसे कुछ नहीं भी हो रहा है तो लेट इट बी, थोड़ा उससे अलग हो जाओ, टेंशन में मत रहो, बस उससे बोलो कि अब मुझे पता नहीं है तो वो बाबा जाने। ये तो कर सकते हो ना कि जो चीज़ मुझसे डील होनी नहीं है तो मेरी टेंशन लेके कर क्या लूँगी। नहीं, दिस इज़ फॉर एवरीवन। सरेंडर बुद्धि से हुआ जाता है। मैं समर्पित बुद्धि आत्मा हूँ। श्रीमत पर चलना ही सफलता का रहस्य है, ठीक है। ये चीज़ पॉइंट को, और जो ये पॉइंट्स हैं ना, ये आपको लिखने भी हैं। जो ये पॉइंट्स आपको डेली बताए जा रहे हैं ये आपको डेली लिखने भी पड़ेंगे, जो बाबा के महावाक्य हैं, ठीक है। हम आपको बाद में समझाएंगे कैसे लिखने हैं। 21 टाइम्स, ओके। अब इससे क्या होगा, एक चिंता, अब उस दिन आप प्रैक्टिस करना कि कोई भी एक ऐसी बड़ी चिंता है आपको आपके लाइफ में, एक, सिर्फ एक, वो एक टेंशन एटलीस्ट बाबा को सौंप देना कि मैं अपने लाइफ की ये सबसे बड़ी टेंशन है और ये मैं आपको सौंपती हूँ, तो यू मैनेज, यू जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैं इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लूँगी। एक चीज़ तो छोड़ सकते हो ना, कम से कम छोड़ सकते हो, एक चीज़ छोड़नी है बस। प्रीतिबेन छोड़ सकते हैं, इससे क्या फ़ायदे होंगे। एक तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ख़त्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मुझे कोई चीज़ को लेके टेंशन ही है ना तो मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकती, ठीक है। हमें जर्नली कुछ चीज़ों को लेकर के ना टेंशन रहती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसीलिए हम उसमें इंडल्ज रहते हैं। एंड यही कारण होता है कहीं ना कहीं हम सोच ही नहीं पाते ना बाबा के बारे में। हम सोच ही नहीं पाते कि मुझे पुरुषार्थ क्या करना है या कुछ ऐसा करना भी है कि नहीं, कैसे करूँ। क्योंकि हमने ना कृष्णा, एक महाभारत जब देखी थी ना, तो कृष्णा का एक डायलॉग होता है, वो अपनी बहन को बोलता है कि ना जब भी चिंता हो तो चिंतन किया करो। तो ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बात तो सही है ना, टेंशन लेने से क्या ही हो जाएगा, वो सिचुएशन सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेम, एंड जैसा कि हमें लगता ही है सारे डायलॉग बाबा के ही होते हैं। घुमा फिरा के कृष्ण का नाम उसमें हमने ही डाला है, ठीक है। सो ये चीज़ हमेशा याद रखो, कोई चीज़ में टेंशन हो तो उसमें टेंशन नहीं लो, बट उस चीज़ का चिंतन करके उसको रिजॉल्व करो, क्योंकि चिंता कहीं ना कहीं आपको अंदर से खाली करती है, जिससे क्या होगा, सही डिसीजंस ले पाओगे। ओके, क्लियर। 8 जनवरी को स्वमान का अभ्यास करना है। स्वमान का मतलब है यहाँ पे कि मैं खुद को रिस्पेक्ट दूँ, कि आई एम अ ब्राह्मण सोल। स्वमान का अभ्यास करना क्या होता है, स्वयं को मान देना। हम खुद की सबसे ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, पता है ये चीज़ आपको। खुद को सबसे ज़्यादा कम समझते हैं, खुद को ना इतना मतलब ऐसे समझते हैं कि मैं निकम्मा, मैं नालायक, मैं नकारा, मुझसे तो ये नहीं होगा, मुझसे तो पुरुषार्थ नहीं होता, मैं तो अमृत वेला नहीं रखती,
मुझे तो धारणा नहीं होती, मुझे तो ऐसा नहीं। सबसे ज़्यादा हम खुद को उल्टा सीधा बोलते हैं, और ये बात हम ऑब्जर्व भी नहीं करते। खुद को सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। और फिर सेम चीज़ हम खुद को बोल रहे हैं, लेकिन सेम चीज़ अगर कोई और बोल देता है तो हम ऑफेंड हो जाते हैं। सम्मान में रहने से क्या होता है? पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं हम, कि नहीं, ओरिजिनली आई एम पीसफुल, ओरिजिनली आई एम अ गुड सोल, ओरिजिनली आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, ओरिजिनली आई एम ऑल मास्टर ऑल माइटी, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। इसीलिए आपको बोला जाता है अफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, ताकि बुद्धि ये चीज़ थोड़े टाइम में एक्सेप्ट कर लेगी कि नो, यू आर ब्यूटिफुल सोल, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ कॉन्फिडेंट। दुनिया को दिखाने के बजाय पहले खुद को दिखाओ कि हाउ ब्यूटिफुल यू आर। एक बात बताओ, जब भी हम कुछ गलत करते हैं, किसी को पता नहीं है कि मैंने गलत कर दिया, लेकिन उसका गिल्ट तो मुझे हो जाता है ना इमिजिएटली। अब चाहे दूसरे लोग आपकी वाहवाही कर रहे हो उस चीज़ को लेकर के, पर आपको पता है अभी आप सबसे ज़्यादा तो अपने साथ रहते हो, उसका गिल्ट तो आप किधर से भागोगे उस चीज़ से। और हम जर्नली, आज की जनरेशन या आज के समय में हम जर्नली हर चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। मैंने एक बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी बाइक लेनी है, क्यों? फ़ोटो खींच के डालनी है इंस्टा पे, लोग लाइक करेंगे और चिढ़ेंगे और बोलेंगे ओह इसके पास तो। आपको खुद को सेटिस्फेक्शन है क्या उस चीज़ से? अब से आप जो भी कर्म करो, पहले खुद की सेटिस्फेक्शन ढूंढो, क्या मुझे मज़ा आ रहा है उस चीज़ में? ओके आपको मज़ा आना चाहिए लाइफ जीने में। दूसरे आपको देख के फिर अपने आप इन्फ्लुएंस होंगे। अगर आप ही खुश नहीं हो तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। ओके किसी को दिखाने के लिए योग नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए कोई धारणा नहीं करनी है, किसी को दिखाने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। इट इज़ माई इनर वर्क, मुझे अपने लिए करना है पहले। ओके ठीक है। सम्मान से ही आत्मा मजबूत बनती है। तो जो चीज़ के लिए पहले मैं खुद को ही रिस्पेक्ट कर पाऊँगी, मुझे पता होगा कि येस आई एम अ गुड सोल, मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा ना, आपसे बात करने में मुझे खुशी होती है, बिकॉज़ वो चीज़ मैंने खुद ने प्रैक्टिस की है, तब मैं आपको बता पाती हूँ। बाबा इसी कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। जब तक आप वो खुद नहीं हो ना, तो आप दूसरे को भी उतने मज़े से नहीं समझा सकते। हम आपको बहुत मज़े से समझा सकते हैं, क्योंकि मुझे मज़ा आता है लाइफ जीने में। जब तक आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप अगले को नहीं बोल सकते किसी को भी कि तुम भी ऐसे मज़े में जी सकते हो। समझ आ रहा है? लॉजिकल लग रहा है पॉइंट, क्यों अभ्यास करना है? और बाबा ने उस दिन के लिए कहा है कि धीरे और सोच समझ के बोलना है। बहुत ज़्यादा हम उस दिन ना बोलें। 8 जनवरी की प्रैक्टिस है। एक एक चीज़ चार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, उसको चेक कर लो, चार्ट को प्रिंट कर लो और डेली उस चीज़ को देखो अच्छे से। ठीक है, इससे क्या होगा? अगेन ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और जब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, आप हर फील्ड में इंक्रीज़ होता है। वो ऐसे नहीं केवल ज्ञान से रिलेटेड कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, लाइफ में आप जहाँ पे भी जो भी जैसे भी काम कर रहे हो उसमें वो कॉन्फिडेंस काम करेगा, उसी में स्थिरता आएगी। 9 जनवरी को आप प्रैक्टिस करोगे कर्म चेतना, आई परफॉर्म ओनली एलिवेटेड कर्मा। और हमेशा याद रखो, आपका संकल्प करना भी एक कर्म होता है। फिज़िकली तो मुझे कुछ गलत करना ही नहीं है, लेकिन थॉट्स में भी अगर कुछ गलत आ रहा है तो मुझे उसी टाइम उसको पॉज करके चेंज करना है। आज का कर्म कल का भाग्य बनाता है। ओके अभी आप जो भी सोचोगे उससे कल इन्फ्लुएंस होता है, और कल आने वाला सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, आने वाला फ्यूचर कल कहलाता है। वो थोड़ी देर बाद जो आपको फीलिंग होगी अभी के क्रिएट किए हुए थॉट्स से होती है। ओके उससे क्या करना है? कर्म में पहले रुकें और जांचें कि पॉज लें। कोई भी एक्शन करने से पहले सोच लो क्या ये चीज़ श्रीमत के अनुसार है। नहीं है तो इमिजिएटली डिसाइड करके उसको ख़त्म कर दो। 1 सेकंड में डिसाइड करके उसमें रुक जाओ। इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी एंड प्रैक्टिकल। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? आपके कार्मिक पैटर्न्स क्लीन होंगे। अगर मैं आज की डेट में उल्टे सीधे काम कर रही हूँ, पिछले तो छोड़ो कैसे विनाश होंगे, मेरे आज ही इतने ज़्यादा विकर्म बन जाएंगे तो मुझे सुकून ही नहीं रहेगा लाइफ में। अगर एक चीज़ का आपको पता नहीं है और तब आप गलती कर रहे हो, तो वो गलती ना उसका दंड कम मिलता है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कर्म अकर्म विकर्म की पूरी बराबर नॉलेज है, एंड फिर भी मैं उल्टे काम कर रही हूँ, किसी को हर्ट कर रही हूँ,
मेरे कड़े संस्कारों के अनुसार, वजह से, जानबूझ के नहीं, पर मेरे खुद के कड़े संस्कार है इस वजह से, तभी भी मेरा 100 टाइम्स विकर्म बनता है। अगर आपको पता है कि करने के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, एंड स्टिल मैं गलत कर्म कर रही हूँ, तो उससे मेरा 100 गुना दंड बढ़ता है। आपको पता है कि आप पुरुषार्थ करके अपने आप को ठीक कर सकते हो, आपको एक प्लान दे दिया जाता है, एंड ये प्लान मिलने के बाद भी अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो तो क्या होगा फिर? तो जो भी गलत कर्म आप करोगे उसका 100 गुना दंड पड़ेगा। और ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इससे बढ़िया तो बोलो कि मैं क्लास ही ना सुनूं, पता ही ना चले। बढ़िया एक बहुत सूक्ष्म चीज़ भी है। अगर आपने कोई चीज़ को सही तरीके से समझ लिया और आपको पता चल गया कि ये चीज़ ऐसे है, यहाँ हम आपको प्रैक्टिकल रीज़न दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं हर चीज़ करने के लिए। कुछ टफ नहीं है इसमें करने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे जो इम्पॉसिबल है, या कुछ ऐसा नहीं बोल रहे जिसका आपको प्रोसीजर नहीं पता चल रहा। और उसके बाद भी अगर आप गलत कर्म कर रहे हो तो बाबा बोलेंगे मैंने तो बताया था, एंड स्टिल यू वर डूइंग। तो किसका विकर्म बनेगा? तो इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है। या तो मैं क्लास ही अटेंड ना करूं, और अगर मैं कर रहा हूं तो फिर मैं पुरुषार्थ करूं। इसमें 100 गुना दंड मिलता है है ना? अगली बार चार्ट आना चाहिए सबका। जिन्होंने इस बार नहीं भेजा है अगली बार आना चाहिए। मेरे को मत बोलना फिर आपने बताया नहीं था। चलो 10th जनवरी को क्या प्रैक्टिस करोगे? आई रेडिएट गॉड्स लव टू ऑल। मैं भगवान का प्रेम पूरी दुनिया को बांटती हूँ। बाबा का मुझ में आता है, मुझसे पूरी दुनिया में फैलता है। जिनको भी प्यार की कमी है मुझसे आके ले, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, है ना? मतलब इस टर्म को हमने हालांकि थोड़ा इम्प्योर कर दिया है संसार में। ये वर्ड ना थोड़ा ऐसा हो गया कि बस जनरली रिलेशंस में प्यार तो होना ही चाहिए, मेरा बात करने का तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए, बट द थिंग इज़ बस उसमें हम इम्प्योरिटी इंडल्ज ना करें। तो बहुत लीनियर सी लाइन होती है उसके बीच में, बट वो चीज़ का हमें अटेंशन देना चाहिए। ओके, मैं सभी को ईश्वरीय प्रेम दे सकता हूँ या देता हूँ, या मैं ओशन ऑफ लव हूँ, या मुझसे शांत प्रेम ही पवित्रता का आधार है। ठीक है, कोई चीज़ में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर प्रेम है तो वहाँ पे प्योरिटी का, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलराइट, तो एक आत्मा को शांति से आशीर्वाद दें या गिव साइलेंट ब्लेसिंग्स टू वन सोल। इससे क्या फ़ायदा होगा? रिलेशनशिप सुधर जाएंगे। जिनके रिलेशंस में प्रॉब्लम रहती है वो अपने घर में बैठ के लव की वाइब्रेशंस रेडिएट करें। बाबा से आप में आ रही, आपसे पूरे घर में फैल रही हैं और आपके रिश्तों में जा रही हैं। ऑलराइट, कर सकते हैं, सभी करेंगे। नेक्स्ट है 11th जनवरी को प्रैक्टिस करना है स्टेबल इंटेलेक्ट, अचल बुद्धि। इसमें माई इंटेलेक्ट इज स्टेबल एंड क्लियर। तो ये बुद्धि की सफाई के लिए होता है। मेरी बुद्धि अचल और स्पष्ट है, क्लियर है। तो जिन को जो भी कन्फ्यूजन रहता है लाइफ के अंदर, जो ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये उनके लिए है। अचल बुद्धि ही विजयी बुद्धि होती है। जिनकी बुद्धि, अच्छा अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, रेंडमली मेरी बुद्धि भटक जाए और मैं कहीं और चले जाऊँ, या मैं टॉपिक से बाहर हो जाऊँ, फिर मैं दोबारा घूम के टॉपिक पे आऊँ, फिर मैं टॉपिक से बाहर हो जाऊँ, तो आप लोग को सबको डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस फील होगा कि ये बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और वो तब होता है जब मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है। ऐसे ही जब हम संसार में भी कोई कर्म करते हैं, करना चाहते हैं हम ढंग से, पर बुद्धि ही नहीं फोकस होती है, क्लैरिटी नहीं होती है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। एक क्लियर बुद्धि के लिए एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर उसके लिए उस पर कंसिस्टेंटली काम करना ज़रूरी होता है। ठीक है, एक समय पे एक ही कार्य करना है। मल्टीटास्किंग जो करते हैं ना, मत करना कि मैं एक टाइम पे फ़ोन भी चला रही हूँ और उसी समय मैं योग भी करने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं क्लास भी सुन रही हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना करें। ठीक है, इग्नोर करो। एक टाइम पे एक काम करो। ऑफिस का काम कर रहे हो तो सब चीज़ें साइड में रखो, केवल ऑफिस का काम करो। कुछ लिखने का काम कर रहे हो तो फ़ोन को साइड रखो और बस लिखने का काम करो। जब तक वो काम ख़त्म ना हो जाए और बहुत अर्जेंट ना हो तब तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है बेसिकली। समझ रहा है सबको? इससे क्या इंक्रीज़ होगा?
निर्णय शक्ति इंक्रीज होगी। 12 जनवरी को वाइब्रेशन से सेवा करनी है। मेरे वाइब्रेशंस विश्व की सेवा करते हैं। जैसे ही आप कुछ सोचते हो आपके वाइब्रेशंस वैसे भी दुनिया में जाते हैं, लेकिन जब आप इस कॉन्शियसनेस के साथ सोचते हो कि मेरे वाइब्रेशंस पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं, तब उनका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। शांत दृष्टि सबसे बड़ी सेवा है। एक होता है मतलब अंतर्मुखता कहते हैं इसको। मैं अंदर बैठ के ये सोचूं कि मुझसे पूरे वर्ल्ड को वाइब्रेशंस जा रहे हैं शांति के, तो इसको क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल लेवल पे सेवा। एक होता है कि मैं किसी को कोर्स कराऊं, सामने बैठूं, आपको लेक्चर कराऊं, कंडक्ट समझाऊं। एक होता है सेम चीज़ करूं मैं, लेकिन अपने आप को अंदर सोल देख के और पूरे दुनिया को अर्थ के लेवल पे सोल देख के, और उन सबको ये चीज़ें भेजूं, ये वाइब्रेशंस भेजूं कि यू ऑल आर पीसफुल। और वहाँ पे क्योंकि ना क्लैरिफिकेशन नहीं देना पड़ता। जब आप कोई से सोल टू सोल बात कर रहे हो ना, या लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, अभी मुझे आपको लॉजिक, क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, रीज़न सब देना पड़ता है, क्योंकि ताकि आपकी बुद्धि में बात बैठ जाए। लेकिन जब मैं वतन में सेम चीज़ करूं, या मैं अपने आप को आत्मा देख करके योग में आप लोगों से बात करने की कोशिश करूं, तो मुझे केवल वहाँ एक कमांड देना है कि यू आर अ पीसफुल सोल, यू आर अ पावरफुल सोल, ऑल ऑफ यू आर सो ब्यूटिफुल, ऑल ऑफ यू आर सो अमेजिंग, you all are good पुरुषार्थीज, you are going to become the future of this यज्ञ। सो ये चीज़ें मुझे केवल एक लाइन बोलनी है, लेकिन उसके लिए मुझे खुद पे वो चीज़ का भरोसा होना चाहिए कि आप लिटरली वो हो। इसे कहते हैं वाइब्रेशनल लेवल पे सेवा। क्योंकि मैं केवल आपको एक चीज़, आपके दिमाग में एक थॉट भेज रही हूँ, यहाँ बैठ के मैं आपके अंदर एक थॉट डाल रही हूँ। ठीक है। और वो थॉट एक सीड बन के एक पौधा भी बनेगा, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनको, किसी और ने उसको वो बात समझाई है। तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है। आप हर किसी को ना सामने खड़े होकर नहीं समझा सकते हो, लेकिन वाइब्रेशंस तो भेज सकते हो ना, थॉट्स तो भेज सकते हो ना, और उनको वो कैच होंगे। कैसे कैच होंगे? उनकी भी तो इंटेलेक्ट है, वो भी तो एब्जॉर्व करती है ना कुछ, तो वो ये थॉट भी एब्जॉर्व करेगी, और ये थॉट का जो वाइब्रेशन है कभी ना कभी तो बाहर आएगा उस आत्मा से, कभी ना कभी तो उसका, उस सीड का क्या बनेगा? पेड़ बनेगा। तो ये होती है वाइब्रेशनल लेवल पे सेवा। ऑलराइट, कर सकते हैं सभी, करेंगे सभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल थिंग, जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोग को क्या चाहिए? अभी दुआएं चाहिए, और ये ही एक इकलौता तरीका है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा दुआएं कमाने का। यज्ञ में अगर आपको किसी को कोई बात समझानी है और वो सामने खड़े होकर नहीं समझ रहे, तो उनको इमर्ज करके समझाओ, ऐसे सोल टू सोल देख के समझाओ, वाइब्रेशंस भेज के समझाओ, समझ में आएगा। ओके। रेडिएट पीस टू द अर्थ फॉर 2 मिनट्स। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बच्चे अपने आप को ग्लोब पे बैठ के सकाश देते हैं, उनसे जो भाग्य बनता है, शायद वो इतना बनता है कि जितना एक 50 ईयर्स से ज्ञान में चलने वाले बच्चे ने बहुत सारा योग करके जमा किया हो। ठीक है। ये बहुत पहले हमने पढ़ा था कहीं, सूरज भाई ने क्लास में ही बताया था। तो उससे बहुत ज़्यादा भाग्य बनता है। इसीलिए सोचो, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप अभी ज्ञान में आए हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी सेवा करने की इंटेंशन रखते हो। ओके। तो इस सेवा से आप भाग्य बना सकते हो। इससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। जिनको खुद से संतुष्टता नहीं रहती, तो वो ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ये सोल सेटिस्फेक्शन होगा। 13th को आप प्रैक्टिस करोगे कि आई रियलाइज़ माई ओल्ड संस्कार्स। अपने पुराने संस्कारों को ऑब्ज़र्व करना है और उन्हें छोड़ना है। मतलब या तो बाबा से वाइब्रेशंस लेके उन्हें बर्न करने की कोशिश करनी है। पुराना छोड़ना और नया जीवन बनाना है। नया साल है, नया जीवन है, नया तरीका है। ठीक है। स्वयं और दूसरों को भी क्षमा करना है। तो जिनकी बातों को हम पकड़ के बैठे हैं और मुझसे कोई नाराज़ बैठा है, मैं कम से कम अपनी तरफ से उसको माफ़ कर दूँ, चाहे उसने जो भी किया हो, ताकि वो चीज़ मुझे बॉदर ना करे। इससे आपका इमोशनल डिटॉक्स हो जाएगा। और ये पुराना संस्कार ना, सबसे पहले तो ये चीज़ तो ख़त्म ही कर दो, किसी से रूसना और किसी को रुसाना। एज अ ब्राह्मण ये हमें बिल्कुल सूट नहीं करता।
कोई मुझसे रूठ रहा है मेरे किसी संस्कार की वजह से। तो जैसा कि शारदा माता ने कल भी कहा था कि अगर कोई रूठ रखा हो तो नए साल पे मना लेना, और आगे चल के ये चीज़ करना भी बंद कर दो। कोई मुझसे रूठ जाए तो क्योंकि ना जैसे कोई आपसे रूठता है ना, आपने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, या आपने नहीं भी बोला और कोई भी रूठ गया, वो कंटिन्यूसली आपको उल्टे सीधे थॉट्स भेजेगा, और वो थॉट्स आपको योग में तो बैठने देंगे नहीं, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपकी सोल कैच करेगी और आपको हलचल रहेगी। और आपके ना कितने बच्चे हैं ऐसा जो समझते हैं कि मैं किसी को नाराज़ करके ना परेशान हो जाती हूँ खुद ही। रेज योर हैंड्स। हमें खुद को ही ऐसा हो जाता है, अरे किसी को रूठा दिया, कोई रूठ गया, और जब तक वो मान नहीं जाते ना तब तक वो ऐसा रहता है कि क्या ही करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। और ईगो अलाउ नहीं करता कि मैं जाके बात करूँ, कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, मैं क्यों जाके मनाऊँ बात बात पे, मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, इनका तो हर रोज़ का है, छोड़ देते हैं ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अभी से किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। और ना ऐसे देखो कि ठीक है कुछ हिसाब है वो क्लियर हो गया है, ठीक है, मेरा झुकने से ईगो कम होगा, चाहे वो 1000 बार वो गलत, 1000 बार मैं सही, पर अगर मैं झुक रही हूँ ना तो मेरा ईगो कम होता है और धीरे धीरे करके ख़त्म होता है। तो ये ईगो ख़त्म करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो जिनको ऐसा लगता है कि हमारा ईगो ख़त्म नहीं होता, जाके मना लेना, आराम से रियलाइज़ होगा कितना ईगो है। और जिनको लगता है कि बिल्कुल नहीं है, उनको भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये आपको इमोशनली डिटॉक्स करने में हेल्प करेगी। 14 जनवरी को प्रैक्टिस करना है कि आई मेंटेन द बैलेंस इन माई लाइफ। मेरा जीवन में संतुलन है। आगे बाबा कह रहे हैं कि बैलेंस मेंटेन रखना है। बैलेंस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? बैलेंस है मतलब हम ऐसा ना समझे कि एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल सोल, तो मैं इस दुनिया से अलग हूँ या इस दुनिया के लोगों से अलग हूँ, और हमने क्या कर दिया है, स्पिरिचुअलिटी को और लाइफ को अलग अलग कर दिया है। कि मेरा सेंटर पे जाके तो बहुत अच्छा व्यवहार है, मैं सेंटर पे बहुत पीसफुल हूँ, लेकिन मैं बाहर आके एक अलग पर्सन हूँ। 2 चीज़ों को मैंने डिवाइड कर दिया है कि एक तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है और एक मेरी गृहस्थी लाइफ है। ठीक है, तो सेंटर पे तो मैंने बहुत शांति से पेश आना है एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, लेकिन बाहर जा कर के मुझे एक अलग पर्सन बन जाना है। तो इससे लाइफ में बैलेंस गड़बड़ होता है। संसार में हर जगह रहते हुए आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर सेंटर के बाहर आ गया और आपका शरीर ग्रस्त में आ गया, तो इससे कोई फ़र्क हो जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी आपको वे ऑफ लिविंग सिखाती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो, आप वहाँ स्टूडेंट हो, तो आप चाहे घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे विदेश में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप आत्मा तो भगवान के बच्चे ही हो, आप सोल तो भगवान के स्टूडेंट ही हो, और आपको नॉलेज को हर जगह प्रैक्टिस करना है, हर जगह इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे मर्यादा की सुरक्षा, जो हमारी लिमिटेशंस हैं वो चीज़ें हम इक्वली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी, जैसे श्रीमत में जो पॉइंट्स बता दिए जाते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मेरा जीवन संतुलित जीवन है, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं उस दिन के लिए। रिलेशंस में हार्मनी इंक्रीज़ हो जाएगी, और बाहर भी आप जिन सोल से मिलते हैं वो लोग भी आपको देख के कहेंगे कि ना कुछ तो स्पेशल है इनमें, कुछ तो इनसे एक अलग वाइब्रेशन आती है। इस लाइफस्टाइल को अलग मत करो, संसार में रहते हुए प्रैक्टिस करने की चीज़ है। ठीक है, सब समझ रहे हो ये चीज़ को? आगे है ऑब्जर्वर स्टेट, साक्षी दृष्टा स्थिति। आई ऑब्जर्व विदाउट डिस्टर्बेंस। तो कई बार जब ऐसा होता है कि कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस हो रही होती हैं, तो उसमें ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाओ। ठीक है, मैं बिना विचलित हुए वो चीज़ों को देखूं। मैं भी तो देखूं कि मैंने कितना गुस्सा कंट्रोल किया है। मैं भी तो देखूं कि, क्योंकि हम जब भी रिएक्शन मोड में आते हैं मतलब हम सामने वाले के कंट्रोल में आ गए। सामने वाला एक लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वाइब्रेशंस मेरे अंदर आई और मैं भी उसी लेवल पे वाइब्रेट कर रही हूँ। क्यों कहते हैं बाबा कि कोई गुस्सा कर रहा है तो उसके सामने से हट जाओ, क्योंकि वो क्या होगा, वो बाबा कहते हैं कि उसमें जो भूत है वो तुम में भी प्रवेश कर जाएगा। पर उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि वो आत्मा एक लेवल पे वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेशन होती है तो होता है ना, कंपन होता है एक तरह से। सबको पता है क्या होता है वाइब्रेशन। घर में जब म्यूज़िक बजता है तो बॉडी में हमारे भी वाइब्रेशन होता है जब लाउड म्यूज़िक बजता है। तो ऐसे ही
तो वो बीट्स जो बजती हैं उसी लेवल पे हमारा भी बजता है। वैसे जब आत्मा कोई चीज़ थॉट्स क्रिएट कर रही है और एक आत्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, और अगर आप आत्मा पावरफुल नहीं हो आप उसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगते हो। इसी को कहते हैं कि हम अपने कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है। मैं अपने इसीलिए हम के बाबा कहते हैं कि अपने आप को अलग ऑब्जर्वर समझूं, कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये आत्मा एक अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। मैं उन बातों में ना फंसूँ और मैं उस वाइब्रेशन पे भी ना फंसूँ। चलो बाबा तो ये भी कहते हैं कि वहाँ सामने से हट जाओ, क्योंकि बाबा को पता है कि शायद बच्चे उतने पावरफुल नहीं होंगे। पर एक बात बताओ, कोई सामने मेरे खड़ा होके मुझे अपने आप गुस्सा कर रहा है और मेरी स्थिति हिल जाए, क्या ही ब्राह्मण हूँ मैं। कोई और ही आके मेरी स्थिति हिला रहा है, कोई और डिसाइड कर रहा है कि मेरी क्या फ्रिक्वेंसी या मेरी क्या वाइब्रेशन रहने वाली है ना। तो इससे बढ़िया है तो मैं पावरफुल बन जाऊँ कि कोई मुझे ना हिला पाए। सामने अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मैं स्टेबल और साइलेंट और स्माइलिंग रह पाऊँ। कैसे होते हैं हीरोज़, ऐसे ही होते हैं। मूवीज़ में देखे हैं ना, मेरा स्पाइडरमैन बहुत फेवरेट है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो लोग क्रिटिकल सिचुएशन में कितने काम एंड कंपोज रहते हैं। सामने उनके कुछ कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, बट स्टिल दे रिएक्ट लाइक कि ये तो छोटी सी चीज़ है। तो मुझे समझ में आया कि वो क्यों, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है, कि एक समय आएगा कि हम भी उतने स्टेबल होंगे और कोई कुछ कर रहा हो, एंड व्हेन आई एम स्माइलिंग, तो हु इज़ अ हीरो हियर? We all are child of God and somehow we all are heroes. To behave like heroes, not like villains, not like a common person. Getting my point? Alright, तो 16th को प्रैक्टिस करना है कंटेंटमेंट, संतुष्टि। आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम कंटेंट। ओके, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, तो इसमें प्रैक्टिस करनी है आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम कंटेंट। मैं कृतज्ञ और संतुष्ट आत्मा हूँ, ये चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। इससे आत्मा सदा संतुष्ट और सदा सुखी रहेगी। तो जिन चीज़ों को लेकर के ऐसा लगता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता, हर चीज़ को लेकर संतुष्ट हो जाओ। जो है जितना है इनफ है, मैं आज की स्टेट में खुश रहूँ। ऐसा नहीं कि मैं और अर्न ना करूँ या और ज़्यादा अचीव करने की कोशिश ना करूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड रह के अचीव करने की कोशिश करूँ, ठीक है। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो 16th को ये प्रैक्टिस करेंगे। 17th को कि मैं दृढ़ निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, ठीक है। उससे बाबा के प्रति निश्चय से ही विजय होती है और निश्चय से ही निश्चिंतता आती है। तो जो बच्चे कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं, कितने बच्चे हैं निश्चय बुद्धि है? रेज योर हैंड। कितने अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, कितने बच्चे हैं जिनको बिल्कुल टेंशन नहीं होती, कोई चीज़ को लेके भी टेंशन नहीं होती? आई एम आस्किंग अगेन, कितने बच्चे हैं जिनको कोई चीज़ को लेके भी टेंशन नहीं होती? देखा, निश्चय बुद्धि बच्चे बहुत सारे थे, लेकिन होती है ना टेंशन। अगर हमें थोड़ी भी टेंशन है ना माते, आप हमेशा याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि नहीं हूँ, कहीं हलचल है। डायलॉग्स बाबा के बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना नीरज भाई, इट्स क्वाइट डिफरेंट। हाँ, तो जिनको भी थोड़ी भी टेंशन होती है, क्योंकि आप जितने भी हाथ भी उठा रहे हो ना, वो भी मुझे पता है, तो वो जो सिचुएशन होगी, वो जो स्थिति होगी ना, वो अलग दिखाई देगी, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो। अगर आपको कोई चीज़ को लेके इतनी भी टेंशन नहीं हो रही है, देन आप कह सकते हो कि मैं निश्चय बुद्धि हूँ। और इसके लिए एक जर्नी होती है आपकी लाइफ की, इट्स नॉट वेरी ईजी। आप उस समय में एक गुजरते हो, एक समय से जिसमें आपके बाबा के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस वजह से आपको निश्चिंतता आती है कि मुझे पता है कि मेरे पीछे खड़ा कौन है। और उसके लिए आपको एक जर्नी क्रॉस करनी पड़ती है, जिसमें आप सब अभी स्टेप रख रहे हो। बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो शुरू कर रहे हैं। तो ये एक जर्नी है जो आपको आगे इस निश्चिंतता की तरफ लेके जाएगी, जहाँ आपको लाइफ में कभी टेंशन तो नहीं होगी एटलीस्ट, ठीक है। ऑलराइट, इस चीज़ पे ढंग से काम करो। जब आप एक टेंशन फ्री दिमाग से सोचते हो ना, तब आप ज़्यादा अच्छा सोचते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल सोच पाते हो। ऑलराइट,
तो उसके लिए प्रैक्टिस ढंग से करना। एंड लास्ट स्टेज इज़ एंजेलिक स्टेज। इसमें मैं लाइट हूँ और एंजेलिक बॉडी में हूँ। आई द सोल इज़ इन द एंजेलिक बॉडी, ये प्रैक्टिस करना है। मैं प्रकाश में फरिश्ता, मैं आत्मा प्रकाश में फरिश्ते में हूँ। इसको करेक्ट करो सेंटेंस को, इसमें गलत लिखा हुआ है। क्या हूँ? मैं आत्मा प्रकाश में फरिश्ते में हूँ। मैं प्रकाश में फरिश्ता आत्मा नहीं हूँ, ये गलत है। आत्मा फरिश्ते में होती है, फरिश्ता शरीर होता है। आत्मा अलग होती है, फरिश्ता शरीर अलग होता है। आत्मा फरिश्ता तन में होती है। ये बेसिक चीज़ों का डिफरेंस भी पता रखो। हल्का रहना ही फरिश्ता जीवन है। तो धीरे धीरे क्या है, कोई चीज़ की टेंशन नहीं होगी, हर चीज़ को लाइट रहेंगे। फरिश्ता स्टेज धीरे धीरे आएगी। पहले संकल्पों से लाइट रहो, बाकी तो चीज़ें बाद में होंगी। अब ये चीज़ चेक करो कि प्रैक्टिस क्या क्या करना है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है 5 to 7। और एक जो नया इसमें हमने चीज़ ऐड की है, ड्राइंग। तो जो भी चीज़ आपको जो डेली अफर्मेशन दी गई है उसकी एक ड्राइंग बनानी है छोटी सी, प्रैक्टिकल बनानी है नोटबुक के अंदर। अब वो चाहे जैसे भी बनाओ आप, एक छोटी सी ड्राइंग बनाना कि वो चीज़ एक्चुअली कैसी दिखती है, ठीक है। उसको बना करके लास्ट में अपने चार्ट के साथ भेजना। और जिन आत्माओं ने पूरा चार्ट भेजा है उन लोगों को समथिंग न्यू के जो पॉइंट्स जिन्होंने लिखे होंगे वो भी मुझे भेजने हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हमने समथिंग न्यू डेली रिसर्च किया, वो समथिंग न्यू के पॉइंट्स मुझे भेजना। सबने टिक तो बड़ा लगाया है उसके अंदर, हम भी देखें क्या नया मिला आपको। तो इसमें कैसे चित्र क्या बनाएंगे? समान से आत्मा मजबूत बनती है, मैंने लिखा है। माते यही तो क्रिएटिव करना है कि हर चीज़ को एक चित्र देने की कोशिश करनी है, ठीक है। यही बुद्धि लगानी है कि इसमें मैं क्रिएटिव क्या करूँ, क्या बनाऊँ, कैसे इस चीज़ को विजुअलाइज कैसे करूँ। उसका एक स्थूल चित्र बनाना है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन स्थूल में वो चित्र बनाना ज़रूर। एक डायरी और सभी अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना लो, उसमें दिए गए सारे काम प्रॉपरली किया करो डेट वाइज। दीदी एक चीज़ और आपने लिखा है, मधुबन प्रैक्टिस, ये क्या है? सारे पे धीरे धीरे आएंगे, रुको तो सॉरी। ड्राइंग वाले पॉइंट पे ही है अभी। सब ड्राइंग बनाएंगे, रेज योर हैंड जो बनाएंगे। ऑलराइट, सब बनाएंगे, ठीक है। ब्रह्मा बाबा की बुक कितने बच्चे हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं? रेज योर हैंड्स। कोई नहीं, पर अभी क्योंकि अव्यक्त मास है, ब्रह्मा बाबा वाली पढ़ोगे थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। ऑनलाइन है, फ़ोन पे भी अवेलेबल है। 4-5 पेज पढ़ने में कुछ नहीं जाता, 4-5 पढ़ो गार्गी। लेटर राइटिंग करनी है, ज़रूरी है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में क्या क्या करोगे सबको बताया हुआ है। बहुत प्यार से लेटर लिखना है, ऐसे नहीं सिर्फ अपनी कहानी सुना दी और बस ख़त्म। कुछ नया सीखा तो वो भी बताना, कुछ उनको ऐसा लिखना कि उनको पढ़ने में मज़ा आए कि ठीक है कुछ तो नया आया है। जिन्हें नहीं पता है कि कैसे लिखना है वो लेटर राइटिंग की क्लास सुन लेना, कैसे लिखता है। ग्रुप में लिंक डाल देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है अमेजिंग माते, मधुबन की प्रैक्टिस करनी है। अभी मधुबन प्रैक्टिस क्या है देखो, आपको दिन में 2 बार ये प्रैक्टिस करनी है। सोल की बुद्धि के द्वारा आत्मा को वहाँ जाना है मधुबन में, और चारों धाम के चक्र लगाने हैं। बाबा के रूम से शुरू करना, देन टावर ऑफ पीस पे जाना बुद्धि के द्वारा, ठीक है। देन जाना हिस्ट्री हॉल में। हाँ करते हो ना, तो एक बार दोबारा क्लियरली फरिश्ता रूप में ट्राई करना। सभी को करना है दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम को। लिख लो सभी इस चीज़ को। और शाम देन झोपड़ी में जाना है और चारों जगह जा कर के चाहे 5 मिनट लगाना चाहे 5 सेकंड, लेकिन ये काम करना ज़रूर है, ओके। कि आप यहाँ से फ्लाई करके गए बाबा के पहाड़ों में से बीच में उसमें उतरे, वहाँ पे सबसे पहले टावर ऑफ पीस पे उतरे या जैसे आपको मन करे, वहाँ पे हर जगह पे जाना। वहाँ पे शिव बाबा लाइट के रूप में आपको मिलेंगे, वहाँ से वो वाइब्रेशंस अंदर लेना। दीदी इसको रोज करना है ना? हाँ ये डेली करना है आपको 18th तक, ओके। इससे क्या फ़ायदा होगा, रीज़न दूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। पता है जब हम 4 धाम में जाते हैं, जब हम 4 धाम की यात्रा की बात करते हैं,
तो उससे क्या होता है, आप जब स्थूल में जाते हो ना तो शायद आत्मा उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस कैच ना कर पाए, लेकिन अगर आप सूक्ष्म में जाएंगे तो वहाँ की सूक्ष्म वाइब्रेशंस होती हैं, उनको ईजीली कैच कर पाएंगे। एक माता ने मुझे एक्सपीरियंस सुनाया था, तो दीदी काफ़ी समय से उनको कह रही थी कि माता जी आप मधुबन चलें। उन्होंने कहा नहीं दीदी मुझे बंधन है। तो उन्होंने कहा कि आप 4-5 साल से नहीं जा पाए। वो बुज़ुर्ग माता थी, उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे, तो कह रही थी दीदी मुझे टिकट वगैरह के लिए मैनेज नहीं हो पाता है, मेरे बच्चे भी इस चीज़ को लेके सपोर्ट नहीं करेंगे और इसीलिए मैं जाती नहीं। तो उनसे हमने पूछा आपको मन नहीं करता वहाँ जाने का? तो शी सेड नहीं, मुझे मधुबन यहाँ एक्सपीरियंस हो जाता है। इवन जितना मैं वहाँ जाके फील नहीं कर पाती उतना मैं यहाँ से जब योग में बाबा के घर जाती हूँ उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस फील होता है मुझे। तो आई गॉट टू नो दैट कि भाई वो क्योंकि वहाँ सूक्ष्म वाइब्रेशंस हैं और वो आत्मा जब सूक्ष्म रूप में जाती है तो वो चीज़ों को ईजिली कैच कर पाती है इंस्टेड ऑफ जब हम वहाँ स्थूल में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। जब आप वहाँ सूक्ष्म रूप में जाओगे वहाँ के एक्चुअल वाइब्रेशंस आप में बहुत ईजीली आ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है दिन में 1-2 बार ज़रूर वहाँ चक्कर लगाना चाहिए आत्मिक रूप से। नेक्स्ट, तो ये मधुबन प्रैक्टिस सबको समझ आया, सभी करेंगे। और अव्यक्त मास में तो वहाँ का माहौल ही अलग होता है, तो सबको जाना चाहिए जो स्थूल में नहीं जा सकते। अच्छा, 21 अप्स एंड डाउन्स बोला गया है, तो इसमें क्या करना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर में हूँ, मैं आत्मा हूँ, परम धाम में हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर में हूँ, मैं आत्मा हूँ, परम धाम में हूँ। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ड्रिल करनी है 21 टाइम्स। ओके, बस इतना चार्ट था, सबको समझ आ गया? माता ये जो मुरली के हमने पॉइंट्स बताए हैं जो चार्ट के अंदर दिए गए हैं वो लिखने हैं डेली 21 टाइम्स। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया प्लान, थोड़ा ज़्यादा हो गया? किस किस को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो गया? करना है ज़्यादा, पूरा करना है। आप लोग को कोई छुट्टी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ के लिए। ज़्यादा हो गया है बोल रहे हैं। अव्यक्त मास नहीं है क्या? प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या? ऐसे बोलते हैं बादशाही लेनी है, मिल गई बादशाही बस। अचीवमेंट भी ज़्यादा होगी। माता इज़ राइट। नीरज दादा आपका चार्ट कितना अच्छा भेजा इस बार आपने, और आप ही बोलोगे कि ज़्यादा हो गया तो हो गया बस। हर बार इजी इजी थोड़ी ना रहेगा। कितने लोग हैं जो करेंगे इस बार, ये बताओ पहले तो। पता है हमने ना वृंदा दी को कन्विंस कर लिया था क्लास लेने के लिए और आके रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा ग्रुप में कितने बच्चे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि 500। उन्होंने कहा कि आपकी क्लास कितने बच्चे अटेंड करते हैं, मैंने कहा लगभग 34 समथिंग। उन्होंने कहा चार्ट कितनों ने भेजा है, मैंने कहा 8। उन्होंने कहा जब 34 भेज देना तब मेरे पास आ जाना। आप लोग मेरी इंसल्ट कराने में लगे रहते हो। उन्होंने कहा ऐसे क्या स्टूडेंट्स हैं जिनको तुम पढ़ा रही हो जिसमें केवल 38 में से 8 बच्चे पूरा चार्ट भेज रहे हैं। दीदी अब की बार 100% रहेगा चार्ट में, 100%। ठीक है, उन्होंने देखे आपके रिजल्ट, उन्होंने आपके चार्ट्स भी देखे और उन्हीं की परमिशन की वजह से सर्टिफिकेट्स भी बने और सबको मिले भी जिन जिन ने परफॉर्म किया। इट वाज रियली अमेजिंग। ठीक है, आगे चल के अगर आप थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करोगे आपको और ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होंगे, खुद को आत्मा को सुकून रहेगा। और ना पता है क्यों परफॉर्म करो, क्यों काम करो अपने आप पे। आप एक बोरिंग सी लाइफ जी के बोर नहीं हो गए हो? आपको मन नहीं करता कि कुछ तो अमेजिंग कर लेते हैं, चलो भी बहुत हो गया ना, एक लंबे समय से हम घिसी पिटी सी लाइफ जी रहे हैं। जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? ठीक है, सो उसमें पता है भोजन की धारणा से क्या होगा ना गार्गी, आपको ना क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि जब आप बाहर का भोजन कंज्यूम कर लेते हो और बिना याद के कंज्यूम कर लेते हो या उस टाइम आपकी अवेयरनेस कुछ और होती है, आपको बाद में उस चीज़ का डिस्टर्बेंस रहता है। उस समय पता नहीं चलता, लेकिन कुछ कर्म करते हो तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, एंड इन केस आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, देखो धारणा आपको बताई थी, धारणा इज़ लाइक कि मेरी ना क्रेविंग नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ को लेकर के। ऐसा नहीं कि मुझे बस मन कर रहा है कि मैं मोमोज़ खा लूँ, नहीं। एक होता है इमरजेंसी होना कोई चीज़ को लेकर के, एक होता है कि नहीं मेरा ही मन कर रहा है।
ठीक है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो जहाँ पे इमरजेंसी होती है बाबा उस समय में कह देते हैं कि मेरे को याद करके खा लो, मेरी याद में कंसिस्टेंट रहते हुए खाओ, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए फिर माफ़ी होती है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं मेरे को ऑप्शन था बट क्योंकि घर में दाल रोटी बनी थी तो मुझे मोमोज़ खाने थे, या मुझे ऐसा कुछ खाना था जो कि अनहेल्दी है, अनहाइजीनिक है, तो वो चीज़ में माफ़ी नहीं होती। आप चेक करो कि क्या चीज़ है, क्या सिचुएशन है। जब हम किसी के भी ऐसे हाथों से खा लेते हैं जब मैं इमरजेंसी में हूँ, कर्म से भी फ़र्क पड़ता है कि क्या रीज़न क्या है, और उसमें फिर ना आपको डिस्टर्बेंस रहती है बाद में, आपका माइंड ना कैच नहीं कर पाता। आप कहते हो कि मन ही नहीं करेगा पुरुषार्थ करने का, क्योंकि एक तरफ से जब हम ना किसी और के हाथ का खा रहे हैं तो हम उस व्यक्ति का माइंडसेट खा रहे हैं। अरे मदर तो अच्छा ही बनाती होंगी, उसके लिए मना नहीं कर रहे, बाहर का कह रहे हैं हम। मदर मदर ही होती है, ठीक है। वो आप बाबा को याद करके खा लो, ठीक है, बाहर का मत खाओ। ऑलराइट, रीता माता कुछ कह रहे थे। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप खा सकते हो, ठीक है, बट वो चीज़ आप डिसाइड करो कि आप खा भी क्या रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या सिचुएशन है, किस इंटेंशन से खा रहे हो। तो ये जैन फूड होता है, कभी कभी क्योंकि घर में सब लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो बहुत बार ना वीकेंड को जब भी सब फैमिली मेंबर्स हैं तो दे फील हम आउटकास्ट हैं, यू आर नॉट व्हाट इज दिस, क्यों ज्वाइन किया, लाइफ स्टेज हो गया, तो अलाउड करते हैं अच्छा प्लीज ऑर्डर जैन फूड, एंड दे फील हैप्पी फॉर दैट। आई एम नॉट हैप्पी बट फॉर देम आई हैव, इज इट गुड और बैड? महादेव, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी ना तो मत खाओ, और किसी को प्रूव करने के लिए नहीं। यू लव ना सिंपल फूड, वट एवर दे से। उनको लगता है ना कि होता है कई बार ऐसा, जैसे अभी मेरे बहन भाई हैं, ऑफ कोर्स मैं सबके साथ बाहर जाती हूँ, अब वो मेरे पीछे पड़ेंगे तो खा एंड खा और तो खा, और आपको पता है ना कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ऐसे में। पर उनको पता है कि मैं नहीं खा रही हूँ तो तुम चाहे कुछ हो जाओ, अभी इसमें तुम नाराज़ हो, तुम 10 बार चीज़ ऐसे कर लो, एक चीज़ है जो मेरी एक थॉट प्रोसेस है और जो तुम बस ऐसे ब्रेक कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उस चीज़ को क्यों तोड़ूं। मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ बाहर जाके, मैं फ्रूट चाट खा लेती हूँ बाहर जाके, या मैं कुछ ऐसा कंज्यूम करती हूँ जो मेरे मतलब का है, जिससे मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए। जैन फूड भी माते वो बना तो उन्हीं के हाथों से है ना जो चिकन का फूड बना रहे हैं, और उसी रेस्टोरेंट में। अच्छा, बट आई थिंक माते यू शुड इग्नोर दैट because I know that you are powerful and you can do this, है ना, it's possible for you. All the whole thing is कि आप दूसरों को दिखाने के लिए मत करो कि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मुझे खाना पड़ रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, how someone else will decide. You know, I have food orders. Yeah. So they need it all more. Please, don't do like this. Don't spoil the food. But करेंगे then I just नहीं, but it's not about spoiling the food, it's about spoiling the mood also ना, that will spoil my mood. जब वो अंदर जाएगा तो वो ना किसी का माइंडसेट खा गए आप, जो कि पैसे के लिए काम कर रहा था शायद, जो कि बेच रहा था बस, है ना। दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए मत खाओ। इमरजेंसी तो अलग चीज़ होती है, मैं लगी भूख रही है और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तब अलग चीज़ है। लेकिन बाहर जाती था ऑलवेज फूड व्हेन आई एम आउट इंडिया में या बाहर ऐसे कहीं भी जाऊंगी, आई नेवर हैव, शायद ही देयर प्रॉब्लम हुआ, कुछ घर का बना के ले गए वो फिनिश हो गया तो आई हैव, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% जो फ्रूट्स है सैलेड से वही होता है, एंड प्लेन, नो सॉसेस, नथिंग, है ना, ऐसा होता है। बट यहाँ घर पे रहते हुए कभी कभी हो जाता है वीकेंड को, तो बोलो आपको बाहर जाके छुट्टी है, बाहर जाके आप मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपको घर पे मैनेज करने में इशू हो रहा है। इट इज़ बिकॉज कि आपके रिलेटिव्स वैसा चाह रहे हैं, आपका मन नहीं है, आप मत खाओ, चाहे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ इस चीज़ को लेके, और आप तो बड़े हो भाई, आपको कौन मना करेगा। मेरे जैसे को तो बोल देते चुप बैठ रही नहीं बैठ रही है, मुझे भी बता दो। नहीं आप अभी बड़े हो गए हो, आप बोलो कि आप मॉम हो, वो मॉम नहीं है आपके, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आप सब लोग मुझे छुट्टी दें। एक बहन थे जो ओम शांति कर रहे थे, ओम शांति टू यू, ओके। चलो ओम शांति एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अच्छे से पुरुषार्थ करना। इस बार टॉपर देखते कौन होता है,
Alright? Gargi, you're going to fill the chart properly, yeah? Om Shanti. Om Shanti. In this noisy world, when everything fades, there is one love that always stays. इस दुनिया की भीड़ में जब मैं खुद को खो देता हूँ, तेरी याद आती है बाबा और मैं फिर से जी लेता हूँ। ना कोई शर्त ना कोई सवाल, बस तू और मैं एक अनोखा रिश्ता बेमिसाल। You hold my hand when I feel weak, you understand words I never speak. You are my everything, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा सुकून, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा जुनून। हर सांस में तेरा एहसास रहे, चाहे दुनिया साथ हो या ना रहे। You are my light, my reason to sing, my forever truth, my everything. You are my everything. जब फेलियर्स आए, जब दिल थक जाए, तेरी दृष्टि बाबा फिर से उठा जाए। तू कहता है चाहे you are strong, और मैं मान लेता हूँ मैं गलत नहीं, मैं wrong नहीं हूँ। You don't judge, you don't complain, you turn my loss into inner gain. You are my everything. Oh, no fake love, no temporary fame, बस एक तू ही है जो सेम का सेम। Likes followers सब रह जाते हैं पीछे, तेरी एक स्माइल से दिल जीत जाता है नीचे। You don't need my perfection, you love me in every direction. You are my everything, तू ही मेरा best friend, तू ही मेरा guide, तू ही मेरी शांति, तू ही मेरी pride। मैं जैसा भी हूँ तू मुझे अपना कहे, यही तो प्यार है जो सिर्फ तू ही दे। My anchor, my soul's wing, my eternal lover, my everything. Oh, you are everything. इस अंत तक किस कल्पा तक बस तेरा साथ हो बाबा हर वक्त। ना कुछ और चाहिए ना कोई क्लेम, बस एक ही सच अनहोली ने। शिव बाबा my everything, you are my everything. You are my